हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सुमित्रा नंदन पंत से लेसन नौका विहार। स्टूडेंट, मैंने सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन परिचय आपको करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। और स्टूडेंट, आज मैं इस लेसन में आपको पद्यांश पढ़ा रही हूँ और पद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं उनको समझाऊंगी। सबसे पहले पद्यांश का जो है व्याख्या देख लेते हैं कि इस पद्यांश में क्या कहा गया है। संदर्भ इस तरह से है कि जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पाठ नौका विहार से लिया गया है और इसको जो रचयिता है वो है सुमित्रा नंदन पंत। और इस प्रसंग में कवि पंत जी ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का वर्णन किया है और गंगा की जो कल्पना है वो नायिका के रूप में की है, यानी कि गंगा को एक नायिका के रूप में इस पद्यांश में प्रस्तुत किया है। तो आइए इस पद्यांश की व्याख्या को देख लेते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। कवि कहता है कि चारों ओर शांत तरल और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है, यानी कि बिखरी हुई है, और आकाश जो है टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है, यानी कि आपलक मतलब होता है कि बिना पलक झपकाए। अनंत नीरव मीन्स होता है आकाश, और भूतल मीन्स है यहाँ पर पृथ्वी, यानी कि बिना पलक झपकाए आकाश जो है पृथ्वी को देख रहा है। सेकत सैया पे दुग्ध धवल तशवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। और इस पृथ्वी जो है वो पृथ्वी शांत और शब्द रहित है, और ऐसे मनोहर और शांत वातावरण में शीढ़धार वाली जो गंगा है वो बालू के बीच, शीढ़ मतलब है दुग्ध को, यहाँ पर सफ़ेद धार वाली जो गंगा है वो बालू के बीच में बहती हुई ऐसी लग रही है जैसे कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली जो युवती होती है वो सफ़ेद शैया पे, यानी कि गंगा की शैया पे गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। उसके बाद तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि गंगा के जल में चंद्रमा का जो बिंब है वो झलक रहा है, जो ऐसे लग रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी, यानी कि तापस वाला गंगा निर्मल का मतलब गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख, यानी शशि मुख मतलब है चंद्रमुख को अपने कोमल हाथों पर रख कर लेटी हुई हो। दीपत मृदु करतल मतलब है कोमल, करतल मीन्स होता है हाथ, तो हाथों पर रखकर लेटी हुई है, और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वह लहराते हुए कोमल केश हो। कोमल कुंतल मतलब कोमल बाल हो। गोरे अंगों पर सेहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। तो तारों भरे आकाश की जो चंचल परछाई है वो गंगा के जल पर जब पड़ती है तो वह ऐसी प्रतीत हो रही है मानो गंगा रूपी तपस्विनी है वो गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपती तारों जड़ा उसका नीला आंचल जो है वो लहरा रहा है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो गंगा का जो गोरा गोरा अंग है, यानी कि गोरे गोरे अंगों पर सियर मतलब होता है कपकपाता शरीर, लहराता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो चंचल आकाश है उसकी गोरे गोरे शरीर पर तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, यानी कि चंचल भरा आंचल उसका आकाश में लहरा रहा हो। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। साड़ी सी सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विवाह से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब यहाँ पर जो उसका आंचल है वो जो लहरा रहा था, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की जब कोमल चांदनी, छोटी छोटी चांदनी जो उसके टेढ़ी मेढ़ी बलखाती लहरें, यानी कि साड़ी सी सुकड़न सी प्रतीत हो रही है। शशि मीन्स यहाँ होता है चंद्रमा, जो चंद्रमा की जो टेढ़ी मेढ़ी लहरें हैं
वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि उसकी साड़ी की सलवटें पड़ गई हों। यानी कि गंगा के शरीर पर चंद्रमा की जब चांदनी पड़ती है तो वो गंगा की जो लहरें हैं वो साड़ी की सिलवटों यानी सुकड़न सलवटें जैसी लग रही हैं। अर्थात यहाँ पर जो है कवि ने नौका विहार करते हुए गंगा पर पड़ने वाले हर प्रतिबिंब का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर इसके पद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स को और देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट, तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। फिर नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पर ये हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल शेखर सैया पे दुग्ध धवल तश्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। सो स्टूडेंट मैं एक बार और इसको पद्यांश को यानी कि जितनी भी लाइनें इंडिकेट की गई हैं उन इंडिकेट लाइनों को आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर चारों ओर शांत तरल उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई है और जो आकाश है वो बिना पलक झपकाए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी बहुत ही अधिक शांत और शब्द रहित है और ऐसे मनोहर और शांत वातावरण में जो गंगा है वो दूध जैसी गंगा जो है बालू के बीच मंद मंद ऐसे बह रही है जैसे कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। सो स्टूडेंट इन लाइनों का ये व्याख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम। प्रस्तुत पद्य में किसका चित्रण किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि जी ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है और यहाँ पर गंगा की कल्पना जो है नायिका के रूप में की है। नेक्स्ट है गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है? तो गंगा जो है बालू के बीच बहती हुई ऐसी लग रही है जैसे कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास कैसे वातावरण का वर्णन किया है? तो कवि ये कहता है कि चारों ओर शांत तरल और उज्ज्वल चांदनी का वातावरण बिखरा हुआ है और जो आकाश है वो टकटकी लगाए पृथ्वी को देख रहा है। सो स्टूडेंट मैंने इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर दिया है और इस पद्यांश को भी सॉल्व कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पद्यांश को कि नेक्स्ट पद्यांश में और क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट ये है नेक्स्ट पद्यांश जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। इस पद्यांश में प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहा गया है कि नौका विहार के अनुभव का वर्णन यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत यानी कि कवि जी कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इस पद्यांश को। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्म्या आलोकित शत विचार, यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं जैसे जैसे हमारी नाव जो है किनारे के पास जाने लगती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी नाव पार होती जाती है वैसे ही हमारे मन में हृदय में सैकड़ों विचार जो है उत्पन्न होते जाते हैं। इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, यानी कि उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ऐसा लगता है मानो इस संसार का जो क्रम है वो जलधारा के ही समान है। जिस प्रकार धारा जो है निरंतर बहती जाती है यानी कि शाश्वत है जीवन का उद्गम जो है यानी कि जीवन जो है इसी जलधारा की तरह चल रहा है। शाश्वत है गति यानी कि जो धारा है वो निरंतर बह रही है यानी कि शाश्वत है, और शाश्वत है संगम, और जो धारा से बहने वाला जो मिलन है वो भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास।
तो यहाँ पर इस प्रकार ये कहा गया है कि जो धारा है वो निरंतर बहती चली जा रही है और आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है। और उसी तरह जीवन का क्रम भी धारा की तरह कभी ना टूटने वाला क्रम है। कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आकाश का जो विस्तार है वो है शाश्वत, यानी कि शाश्वत। नभ का नीला विकास, यानी कि जो आकाश का जो नीला विकास है वो शाश्वत है। और चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी भी चिरस्थायी यानी कि शाश्वत है। लहरों का जो ऐश्वर्य है वो भी शाश्वत है, यानी कि निरंतर बना हुआ है। तो इस प्रकार उन्होंने जीवन के क्रम को पूरी तरह से शाश्वत बताया है। फिर इसके बाद आगे वो कह रहे हैं, हे जग जीवन के कण आधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। फिर कवि कहते हैं कि संसार की जो जीवन रूपी नौका को चलाने वाले जो ईश्वर हैं, यानी कि हमारे आधार है, वो भी जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए हुए, यानी कि जन्म मरण के आर पार, यानी कि जन्म और मृत्यु का जो चिर क्रम है वो बनाए हुए हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। तो यानी कि जो नौका विहार वो कह रहे हैं, इसी तरह से ही जीवन का जो नौका विहार है वो भी शाश्वत है, वो भी इसी प्रकार आगे चलता जाता है और लहरें जो नए रूप लेती हैं वो पीछे की लहरों को छोड़ देती हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस पद्यांश में शाश्वत जीवन का उल्लेख किया है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। यानी कि वो नौका विहार करते करते ये सब भूल गए और चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व की सत्ता का ज्ञान जो है भूल गया था। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी ये शाश्वत प्रमाण ही मुझे अमृतत्व यानी कि अमृतत्व प्रदान करता है। तो वो नौका विहार करते करते जीवन के अस्तित्व का जो सत्ता ज्ञान था वो भूल गए थे। अब नौका विहार करते करते उन्हें ये शाश्वत प्रमाण मिल गया है कि अमृतत्व का मुख्य वरदान ये शाश्वत यानी कि जलधारा जिस तरह से बह रही है उसी तरह से ही हमारे जीवन का क्रम बह रहा है। सो स्टूडेंट, इस पद्यांश को सुमित्रा नंदन पंत ने इस तरह से व्याख्यात किया है। तो चलिए इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम। तो कवि है सुमित्रा नंदन पंत और शीर्षक का नाम है नौका विहार। जग का क्रम कैसा है? तो जग का क्रम शाश्वत है। जिस प्रकार नौका बह रही है उसी तरह से ही जग का जो क्रम है वो शाश्वत होकर चल रहा है। इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है? तो यहाँ पर जो तथ्य शाश्वत बताए गए हैं वो ये है, शाश्वत है नभ का नीला विकास, शाश्वत है शशि का रजत ये हास, शाश्वत है लघु लहरों का विलास, शाश्वत है जीवन नौका विहार। तो इन चीज़ों को उन्होंने शाश्वत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, रजतहास और कर्णधार का क्या अर्थ है? तो रजतहास है चांदी जैसी हंसी और कर्ण आधार हमारे ईश्वर है जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आइए स्टूडेंट रेखांकित अंश को और देख लेते हैं। है जग जीवन के कर्णधार आधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण। सो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहाँ पर ये बताया है कि जो संसार रूपी नौका को जो चलाने वाले ईश्वर है वही जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखे हुए हैं और जीवन रूपी नौका का विहार जो है निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। कवि चिंतनशील होकर कह रहे हैं कि मैं अस्तित्व का जो सत्ता ज्ञान था वो भूल गया था। जीवन का शाश्वत का जल रूपी धारा जो है वो शाश्वत प्रमाण मुझे इस नौका विहार में अमृत को प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से इन पद्यांशों के जरिए सुमित्रा नंदन पंत ने जीवन के मुख्य आधार जो शाश्वत है उसका उल्लेख किया है।
तो इस तरह से इस पद्यांश की मैंने व्याख्या कर दी है और क्वेश्चंस को भी समझा दिया है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पद्यांश को और देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट इस पद्यांश को और समझ लेते हैं कि इस पद्यांश में कवि जी ने क्या कहा है। तो कवि जी ने नौका विहार करते हुए दोनों तट यानी कि दोनों किनारों के प्राकृतिक दृश्य का मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए पढ़ लेते हैं इस पद्यांश को। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं कि नाव जब हमारी गंगा के मध्य धार यानी कि बीच में पहुंच गई तो वहाँ से चंद्रमा की जो चांदनी है, चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट यानी कि जो किनारे होते हैं वो साफ दिखाई नहीं देते हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को आधीर। तो कवि को दूर से दिखाई देते हुए जो किनारे हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर यानी कि दोनों जो किनारे हैं व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर को गले लगाना चाहते हैं। यानी कि जो दोनों किनारे हैं वो उन्हें बाहों की तरह लग रहे हैं कि वो गंगा की धार को दोनों किनारे गंगा की धार को गले लगाना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों अपनी बाहें फैला के रखे हुए हैं। अति दूर क्षितिज पे विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। दूर क्षितिज पर कतारबंद वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहे हैं यानी कि जो दूर से क्षितिज मतलब जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का क्षितिज है, वहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं। तो वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो नीले आकाश के विशाल नेत्र तिरछी भौहें करे हुए हैं और धरती को बिना टकटकी लगाए यानी कि टकटकी लगाए हुए निहार रहे हैं। फिर कवि आगे कहता है कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है और गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है यानी कि माँ के और शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिला प्रवाह को कर प्रतीप। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा द्वीप जो कवि को नौका विहार करते समय हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लग कर सो रहा हो। वहाँ कौन विहग क्या विकल कोप, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया सी कोकी को विलोक। तो वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते हुए देखकर कवि सोचने लगे कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश यानी कि जो भ्रमवश जल में ही अपनी छाया को चकवी समझकर उसे पानी की चाह के लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा हो। यानी कि इस लास्ट लाइन में वह कौन है विहग का मतलब है कि वहाँ पर कवि को एक चिड़िया यानी कि चकवा नज़र आया है जो कि वो ये सोच रहे हैं कवि कि वो चकवा कहीं व्याकुल होकर इसमें जो नदी की धार में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है उस प्रतिबिंब को कहीं वो चकवी तो नहीं समझ रहा है और उस चकवी को पाने के लिए विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर वो आकाश में इधर उधर उड़ रहा है। तो इस तरह से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कवि नौका विहार करते हुए तट के साथ साथ द्वीप के साथ साथ चकवे के मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। सो स्टूडेंट ये है रेखांक यानी कि पद्यांश। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत और कविता का नाम है नौका विहार। रेखांकित अंश की व्याख्या। सो स्टूडेंट रेखांकित अंश यहाँ पर ये है, जब पहुंची चपला बीज धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। तो यहाँ पर कवि दूर से दिखते हुए किनारों को देखकर वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं यानी कि जब उनकी नाव बीच में पहुंच जाती है तो चांदनी की वजह से दोनों किनारे उन्हें साफ नज़र नहीं आ रहे हैं और उन्हें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे दो बाहें गंगा के शरीर के आलिंगन करना चाहती है। यानी कि आलिंगन मतलब बाह यानी कि उन्हें गले लगाना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे दिखाई देते हैं? तो नौका विहार करते समय कवि को दूर से दिखने वाले तट दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। और स्टूडेंट, रेखांकित अंश के साथ साथ कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ? तो कवि को दूर क्षितिज पे जो कतार बन यानी कि जो कतार लगी हुई वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें जो हैं धरती को टकटकी लगाए हुए निहार रही हो। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पद्यांश अगर व्याख्या अच्छी से आती है तो आप उन क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट, ये जो पद्यांश आते हैं वो 6 नंबर का आते हैं, तो आप ध्यान से इन पद्यांशों को समझिए क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर को बहुत ही अच्छा यानी कि रूप दे देता है, जिससे आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आने की संभावना हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके मेरी इस क्लास का। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।